बेंगलुरु से फिर एक घर से एक बैग मिला और उस बैग में एक बीवी बंद थी, मुर्दा। मेरठ में ही एक और बीवी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। हालांकि उसको वक्त रहते अस्पताल ले जाया गया, अब भी जान खतरे में है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। ये मियाँ बीवी के बीच में जो खून, कत्ल, मर्डर वाले किस्से आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 7 जन्मों का बंधन, और इस बंधन को कुछ लोग सच में बंधन मानने लगे उस तरीके से कि कैद हो गए, या फिर सोसाइटी और समाज को दिखाने के लिए जो अरेंज मैरिज, या फिर उस वजह से बेमेल जोड़ियाँ, लड़की की सोच अलग, लड़के की सोच अलग, जबरन शादी करा देना, कई चीज़ें एक साथ हो सकती हैं और यही वजह एक है डिवोर्स का मामला। लेकिन ये सारी चीज़ों पे बहस की जा सकती है, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप किसी की जान ले लें। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शख्स अपनी बीवी को मारने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद लाश के करीब फर्श पर बैठ जाता है और पूरी रात उसके पास बैठा रहता है और पूरी रात उससे वो बात करता रहता है कि तुम मुझसे क्यों झगड़ा करती हो, क्यों तुम मुझसे लड़ती हो, क्यों तुम मुझसे बहस करती हो, क्यों तुम मुझ पर शक करती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी या बेरोजगारी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्यों तुम मेरे साथ खुशी से नहीं रह सकती थी। ये सारी बात पूरी रात करता रहा उस बीवी के साथ जिसे थोड़ी देर पहले उसने मारा था। आज की कहानी बेंगलुरु के एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी शादी सिर्फ 2 साल पहले हुई थी। दोनों अच्छे परिवार से। राकेश खेडेकर 35 साल की उम्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, हिताची मशहूर कंपनी है तो हिताची सिस्टम में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। गौरी संबेकर 32 साल की। गौरी संबेकर ने मास कॉम किया मीडिया में, शायद जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो गौरी और राकेश की शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज थी। राकेश पुणे में रहा करता था, घर वालों ने रिश्ता देखा, दोनों की मर्जी, शादी तय हो गई। 2022 में दोनों की शादी हुई, 22 के एंड में। राकेश पुणे में ही बेस था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था इसी हिताची सिस्टम कंपनी के लिए, और गौरी एक कंपनी में काम कर रही थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक अभी फरवरी में राकेश को एक ऑफर मिला बेंगलुरु से और बेंगलुरु उसने ट्रांसफर ले लिया, बेंगलुरु पहुंच गया। गौरी ने भी अब पति के साथ जाना था, नौकरी छोड़ दी। राकेश ने कहा चलो बेंगलुरु में दूसरी जॉब कर लेना तुम। अब मियाँ बीवी दोनों बेंगलुरु पहुंच गए फरवरी में। बेंगलुरु जाने के बाद साउथ बेंगलुरु के एक अच्छे इलाके में इन्होंने एक फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट किराए पर लिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रहने लगे, सब सेट हो गया। वर्क फ्रॉम होम अपना वहां से भी राकेश कर रहा था। इधर गौरी ने हर कंपनी में अपना बायोडेटा, CV जमा करना शुरू किया जॉब के लिए। अब बेंगलुरु ही उनका आशियाना था आने वाले कई सालों तक, तो गौरी ने तय कर रखा था यहीं वो जॉब करेगी। शादी से पहले भी उसने कह रखा था कि मैं जॉब करूंगी और राकेश तैयार था। अब इधर दिन बीतने लगे, घर सेट हो गया, लेकिन गौरी की नौकरी नहीं लग रही है। धीरे धीरे गौरी पर फ्रस्ट्रेशन हावी हो गया। अब वो राकेश को टोकती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा खासा मैं पुणे में काम कर रही थी, तुम पुणे से यहाँ चले आए, तुमने अपना करियर देखा, मेरा करियर देखा नहीं। इस बात पे मियाँ बीवी में नोकझोंक शुरू हो गई। राकेश कहता सब्र करो, मिल जाएगी, कोशिश करते हैं, अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं। लेकिन धीरे धीरे गौरी को फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगा। उसे लगा कि पता नहीं उसका करियर का क्या होगा, और इसी में मियाँ बीवी के बीच नोकझोंक चल रहा है। और अब बेंगलुरु का पहला जो महीना है लगभग वो इसी तरह से गुजर गया। अब 28 मार्च आज तारीख, बल्कि 26 मार्च की बात है, 2 दिन पहले की, वेंसडे बुधवार का दिन, 26 मार्च की तारीख, रात को गौरी ने खाना बनाया, राइस और कुछ एक सब्जी। राइस उसने कुकर में बनाया था। डाइनिंग टेबल पर अब रात को दोनों बैठते हैं। जैसे ही डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे, गौरी फिर से शुरू हो गई।
उसने राकेश से कहा कि तुम्हारा तो वक्त बीत जाता है, तुम अपने जॉब में लगे रहते हो, काम पे लगे रहते हो, मैं यहाँ अनजान शहर, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, नौकरी मिल नहीं रही है और इसके जिम्मेदार तुम हो। फिर से वही बात शुरू हो गई। जब बात शुरू हुई तो राकेश उसको समझाने लगा, लेकिन गौरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों में अब तेज तेज झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच में गुस्से में गौरी ने एक थप्पड़ मार दिया राकेश को। थप्पड़ मारने के बाद वो उठी, बराबर में ही डाइनिंग टेबल के किचन था, किचन से उसने चाकू उठाया और वो चाकू तेजी से राकेश की तरफ फेंक दिया। राकेश चाकू से हल्का सा खरोच आया, लेकिन गौरी के इस तेवर को देख के अब राकेश को भी गुस्सा आ गया। उसने वही चाकू उठाया और सीधे गौरी पर अंधाधुन हमला करने लगा। करीब 3 वार किए उसने गौरी पर और 3 वार जानलेवा थे। गौरी वहीं डाइनिंग टेबल के पास फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर में उसकी सांसें रुक गई, गौरी मर चुकी थी। इधर गुस्सा शांत हुआ तो अब राकेश को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसे इस बात का पता था कि गौरी मर चुकी है और उसने खुद कत्ल किया और अब वो एक कातिल है। थोड़ी देर के बाद वो गौरी की लाश को एक तरफ करता है, फर्श के ब्लड को साफ करता है और फिर गौरी के पास बैठ जाता है। खाना अब भी कुकर में है, खाया नहीं है, न गौरी ने खाया था ना राकेश। गौरी के पास बैठकर अब वो उससे बातें कर रहा, यानी उसकी लाश से, और वही बातें जो मैंने आपको शुरू में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ क्यों झगड़ती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरी के आड़े आ रहा हूँ, क्यों तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा करियर नहीं चाहता हूँ कि अच्छा बने। नौकरी लग जाती लेकिन हर दिन हर वक्त तुम इसी बात के लिए मुझसे लड़ती हो। हम शुरू में कितने अच्छे थे, कोई लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन देखो अब क्या हो गया। और यही सारी बातें पूरी रात करता हुआ वो लाश के पास बैठा रहा, गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर। सुबह हो गई। सुबह भी वो बैठा हुआ है। फिर उसे ख्याल आया कि इस घर में एक लाश है और वो एक कातिल। 10 बजे के आसपास अब सुबह हो गई। 27 मार्च की तारीख आ गई। वेडनेसडे के बाद अब थर्सडे हो चुके। वो उठता है, एक बैग खाली करता है। क्योंकि 1 महीने पहले ये लोग पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे तो इनके पास अच्छे खासे बैग थे। एक बड़ा बैग, ट्रॉली बैग खाली करता है। उस बैग के अंदर गौरी की लाश को पैक करता है। बैग बड़ा था, गौरी की लाश आराम से आ गई। उसके बाद उस बैग को घसीटता वो बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में बैग को रख देता है। फिर अपना एक छोटा सा बैग तैयार करता है। लगभग 12:30 बजे घर का ताला लगाकर वो बाहर निकलता है। नीचे उसकी होंडा सिटी कार खड़ी हुई थी। वो नीचे आता है, कार में बैठता है और पुणे से निकल पड़ता है। 5 घंटे तक वो ड्राइव करता रहता है और उसकी मंजिल थी पुणे, जहां से वो आया था। 5 घंटे की ड्राइव के बाद शाम के करीब 5:30 बजे थे, तब वो अपना मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठाने के बाद बेंगलुरु के जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके कारपेंटर को फ़ोन करता है, क्योंकि अभी हाल में आया था। कारपेंटर का बहुत सारा काम इसने कराया था। और जो लैंडलॉर्ड था जिसके घर पे ये किराए पे रह रहा था, वो उसी में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे ये रेंट पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड। कारपेंटर को फ़ोन करता और कारपेंटर से कहता है राकेश कि उसकी वाइफ गौरी ने खुदकुशी कर ली है और उसकी लाश इस वक्त बाथरूम में पड़ी है। तुम लैंडलॉर्ड को जाकर बता दो इसलिए भी ताकि वो गौरी के घर वालों को भी खबर कर दें, ताकि वो लोग आकर फिर उसका अंतिम संस्कार कर सकें। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। जैसे ही ये बात सुनी कारपेंटर ने, वो बदहवास लैंडलॉर्ड की तरफ भागा। उसने कहा कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया राकेश का और कह रहा उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी और उसकी लाश बाथरूम में है। ये सुनते ही मकान मालिक भी बदहवास, एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसने सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस को कॉल किया। उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसी एक किराए पे रखा था और वो अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फौरन पुलिस पहुंच गई। लैंडलॉर्ड और पुलिस की मौजूदगी में अब दरवाजे को खोला गया। अंदर पुलिस दाखिल हुई। उन्हें लगा कि कहीं लाश टंगी भी मिलेगी, लेकिन लाश कहीं टंगी नहीं थी, पर बाथरूम में बैग था और बैग बाथरूम में, ये बड़ी अजीब बात थी। खैर, पुलिस की मौजूदगी में बैग को खोला गया। बैग के अंदर गौरी। अब इसका मतलब है कारपेंटर को राकेश ने सही बात बताई थी। पुलिस फौरन अब मकान मालिक से उसकी डिटेल मांगती है कि उसका कार्ड, आधार कार्ड तो आपने लिया होगा। पता चला कि पुणे का एड्रेस है। फौरन महाराष्ट्र पुलिस को बेंगलुरु पुलिस कांटेक्ट करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। वो एड्रेस बताती है और बेंगलुरु की एक
पुलिस की टीम अब पुणे के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। इधर इस बात के कई घंटे बीत गए। अब अचानक 27 की ही देर, मतलब रात तक ही, पुणे में एक पुलिस स्टेशन है, शिरवाल पुलिस स्टेशन। शिरवाल पुलिस स्टेशन के करीब एक होंडा सिटी कार आकर रुकती है। इस कार के रुकने से पहले एक काम और किया था। राकेश ने पहला फोन कारपेंटर को किया और दूसरा फोन उसने पुणे पुलिस को किया। पुणे पुलिस से उसने कहा कि उसका नाम ये है। उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। यहां ये नहीं कहा कि उसने अपनी जान दी है। उसने कहा कत्ल किया है, ये एड्रेस है और मैंने कारपेंटर को भी बता दिया है, आप भी बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और मैं सरेंडर कर दूंगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अब इसके बाद राकेश की गाड़ी जाकर रुकती है शिरवाल पुलिस स्टेशन। उससे पहले राकेश ने एक जगह गाड़ी रोकी और फिनाइल की दवा शीशी खरीदी और वो पूरा पी गया। अब पुणे पुलिस स्टेशन, जो शिरवाल पुलिस स्टेशन है, वहां पे गाड़ी रोकने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ उतरता है, पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा था। कुछ पुलिस वाले उसे देखते हैं और वो इतना ही कहता है कि मेरा नाम राकेश खेड़ेकर है, मैं पुणे से आ रहा हूँ और मैंने पुणे में अपनी बीवी का कत्ल किया है और सरेंडर करना है। ये सुनते ही पुलिस भी बदहवास फौरन उसे, और फिर वो बताता कि इस वक्त मैंने फिनाइल पी रखी है, शायद मैं मर जाऊंगा कुछ देर में। पुलिस वाले फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर पास में एक सत्कार हॉस्पिटल है, वहां ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है, अभी खतरे से अब बाहर है। खतरे से बाहर के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो राकेश यही कहानी बताता है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसकी बीवी से झगड़ा हुआ, उसकी बीवी ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी तरफ चाकू फेंका, उसे गुस्सा आ गया और वो कई दिनों से सुन कर ये बहुत इरिटेट हो रहा था कि मैं उसके करियर और नौकरी के बीच में आ रहा हूँ। और वो बार बार यही कह रही थी कि तुम बेंगलुरु छोड़ दो, वापस पुणे चलो, पुणे में मैं दोबारा अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूँगी, वहाँ हम दोनों रहेंगे। मैं बेंगलुरु से जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो इस बात पे इतना झगड़ा हुआ कि कोई वजह, कोई मकसद नहीं था और जो कुछ हुआ अचानक हुआ। और फिर कत्ल करने के बाद इसीलिए मैंने इन्फॉर्म भी किया ताकि घर में लाश कम से कम खराब ना हो, सड़े नहीं, और उसके घर वालों को वक्त रहते इसकी खबर मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार वक्त पे किया जा सके। तो एक कातिल कत्ल भी करता है, कत्ल के बाद अपनी बीवी से लगातार लाश के पास बैठकर बातें भी करता है, शिकवा शिकायत भी करता है, फिर इन्फॉर्म भी करता है ताकि उसकी लाश खराब ना हो और घर वाले वक्त पर पहुंच जाएं और उसका अंतिम संस्कार कर दें। फिर खुद पुलिस को फोन करता है और आखिर में जहर पीकर पुलिस के पास खुद ही चला जाता है और सरेंडर भी कर देता है। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक जरा सा गुस्सा, कहते हैं ना गुस्से में इंसान क्या कुछ हो जाता है। पूरी जिंदगी बर्बाद दोनों की। शादी को सिर्फ 2 साल हुए। अब बताइए ऐसी कितनी आजकल लगातार नहीं लगता कि ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई। मैंने दूसरा बताया जो मेरठ की खबर है, उसमें एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में पता चला कि इसका अफेयर है। वाइफ डर गई कि पति को पता चल गया, पता नहीं क्या होगा। तो वाइफ ने उसे रास्ते से हटाने के लिए कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। अनजान पति ने वो पी लिया। पीने के बाद बेहोशी के आलम में उसे अस्पताल ले जाया गया। पत्नी को लगा था वो मर चुका है, लेकिन उसे शोर भी मचाना था ताकि शक न हो। पर अस्पताल पहुंचकर पता चला कि वो बेहोश है, मरा नहीं है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तो बीते कई दिनों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, आपको सुना रहा हूं। तो पता नहीं मीम्स जो क्या कुछ बन रहे हैं। आज मुझे वो एक भरत हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट की टीम में, वो बता रहे थे कि मेरठ इंसिडेंट के बाद ये जो मार्केट में ना ब्लू ड्रम, इसकी डिमांड कम हो गई है और बहुत सारे ब्लू ड्रम को कुछ और कलर करके बेचा जा रहा है। क्योंकि ब्लू ड्रम को लेके जो मीम्स बने, जो जोक्स बने और जो बातें हो रही हैं, यही साहिल और मुस्कान वाली, तो पता चला कि ब्लू ड्रम का कलर ही बदल दिया गया। क्योंकि मार्केट में ये आ रहा है कि भैया ब्लू ड्रम नहीं चाहिए, कोई और कलर का दे दो। तो ये तक हो रहा है और ऊपर से इस तरह के इंसिडेंट। कल मैंने जैसे बताया था कि हर साल एक एवरेज है निकला है, ये 2023 का है। 2023 में 220 हस्बैंड्स का मर्डर उनकी वाइफ ने किया था, यानी 220 पतियों को उनकी पत्नी ने मार डाला, जबकि 270 बीवियों को
उनके पति ने मारा था। ये आंकड़ा है। अभी तक एनसीआर भी हस्बैंड वाइफ वाला अलग से आंकड़ा नहीं देती, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल से एक अलग कॉलम बनेगा और उसमें ये आंकड़ा आएगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए वो क्राइम की नई नई स्टोरी जो डेली आती हैं। धन्यवाद दोस्तों।